जोधपुर से कुछ देर बाद खबर आने वाली है कि आसाराम का जोधपुर में क्या होता है, क्या उन्हें बेल मिलती है या उन्हें आगे 13 दिन भी जेल में रहना पड़ता है। पल पल खबर पर नजर रहेगी। जोधपुर में हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता जोधपुर अदालत के बाहर मौजूद है। इस बीच हम आपको बता दें, आसाराम की मुश्किलें बढ़ने लगी है। इस बीच सूरत में उनके आश्रम पर 18 करोड़ का फाइन किया गया है और मोदी सरकार की तरफ से यह बहुत बड़ा झटका है आसाराम को। आसाराम की फाइलें, इसका मतलब यह माना जाए, खुलने लगी है और कई इल्जाम जो आसाराम पर बीते 10-20 सालों में लगे हैं, क्या उन इल्जामों की भी जांच होने लगेगी। बहुत बुरा वक्त चल रहा है आसाराम का, हम इस पर नजर रखेंगे, बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं। मुंबई से अभय वर्तक हैं, सनातन सभा के प्रवक्ता हैं, आसाराम जी के समर्थक की तरह पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप चैनल पर उनको देख रहे होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, क्या आसाराम को जमानत मिलेगी। हमारे साथ अरविंद जैन वरिष्ठ एडवोकेट हैं। इनके मुताबिक मामला इतना संगीन है कि जमानत मिलना मुश्किल है। उसकी दूसरी बड़ी बात यह भी कि इतने प्रभावशाली हैं और इस बीच इतना जो पीड़ित का परिवार है, उसके पिता हैं, वो इतने डरे हुए हैं। उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है, खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अदालत ये देख सकती है कि क्या आसाराम बाहर आकर पूरे केस को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए शायद जमानत मिलना इतना आसान ना हो। मेरे ख्याल से मैं ठीक कर रहा हूं। जाहिर है कि बहुत सारे मामलों में अदालतें कह चुकी हैं कि व्यक्ति अगर इन्फ्लुएंशियल है, पावरफुल है, तो उतनी ही संभावनाएं हैं कि वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और उसकी प्रेजेंस को कोर्ट में सिक्योर करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो ये बात कर रहे हैं कि देखिए, एक तरफ ये मामला है, अदालत में है, आप तो एक पहले तो बचाव करेंगे, लेकिन और दूसरी तरफ से पीड़ित लड़की के पिता बार बार ये कह रहे हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है। तो ये दोनों चीजें साथ चल रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं पहले जैन साहब से पूछना चाहता हूं। जैन साहब, ये बताइए कि ऐसे मामले में क्या जमानत हो भी सकती है। जमानत हो सकती है, पहली बात बोलने दीजिए पहले उनको। जी। जमानत हो सकती है बशर्ते कि अदालत को ये भरोसा हो कि प्रथम दृष्टा बहुत पुख्ता आरोप नहीं है। व्यक्ति को ट्रायल के लिए जब चाहेंगे आ जाएगा, बुला लेंगे, देश छोड़ करके भाग करके नहीं जाएगा और एविडेंस के साथ, साक्ष्यों के साथ, गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो तीनों सिचुएशन में आसाराम ने सम्मन को तामील करने के लिए 7 घंटे इंदौर में मशक्कत, उसके बाद इंदौर में पुलिस को जितनी घेराबंदी करनी पड़ी, तो क्या अदालत मुतमईन होगी कि आसाराम को जब भी होगा बुलाया जा सकता। मैं वही इशारा कर रहा हूं अजीत जी कि जिस किस्म से इन्हें सम्मन दिया गया था, टाइम दिया गया था कोर्ट पुलिस में सरेंडर करने के लिए या आकर के पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए, वो नहीं आए थी इस तारीख। कारण जो भी हो, तो इससे लगता है कारण जो भी हो, लेकिन इंदौर में मुश्किल है। एक बात जैन साहब, दूसरी बात ये बताइए आप, क्या ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को, क्या कई बार ऐसा होता है कि फंसाया भी जा सकता है। कानून का जिस तरह का कानून बना हुआ है, एक मैंने पूछना चाहता हूँ कि फंसाया जाता है ऐसे लोग। उसका फैसला अदालत करेगी। अदालत तो करेगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप जो आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं वो मैं नहीं कहूंगा। इसका फैसला अदालत करेगी, अदालत को करने दीजिए। मुकदमा सच्चा है, झूठा है, मैं आपसे केवल मैं इनसे जानना चाहता था। अच्छा, एक चीज बताइए, जो एक महात्मा जी, ऐसा है कि जब भी किसी आदमी को फंसाया जाता है तो क्या उसी तरह का, जैसे सच्चाई में होती है, उसी तरह का वातावरण खड़ा किया जाएगा तभी वो ज्यादा फंसेगा, या हल्के में फंसा दिया जाएगा? वातावरण नहीं खड़ा किया गया। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। फंसाया जाना या न फंसाया जाना, ये अदालत और जांच पर, जैसे किसी पर भी बात लागू होती है उसका इंतजार करना चाहिए। यहाँ स्टूडियो में जैसे आप माने बैठे हैं, क्योंकि आपको एक ही लाइन पे बोलिए कि आसाराम निर्दोष है या फंसाया गया। नहीं, मैं निर्दोष नहीं। सच्चाई तो ये है कि वर्तमान में जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, तीनों का अधिकार ले चुकी है। वो पहले ही फांसी पे लटकाने पर फांसी और सुनिए, अगर जो आसाराम जी जेल गए हैं, ये समझिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय हुआ है और ये सबसे बड़ा अपराध हुआ है। नहीं, अगर ये अपराध है तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा अपराध है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दबाव में पुलिस ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा अपराध है कि पहली बार कोई संत जिनका दावा है कि उनके 2 करोड़ समर्थक हैं, फॉलोअर हैं, जयेंद्र सरस्वती के साथ इसी प्रकार से हुआ था, सुनामी आई। देखिए, नहीं, और मैं आपको ऐसे संत को, मैं एक
धातुओं का प्राकृतिक आपदा के रूप में मैं नित्यानंद से लेकर इच्छाधारी स्वामी से लेकर ऐसे संतों के नाम गिनाऊं। नित्यानंद महान संत थे, सीडी में क्या क्या करते पकड़े गए, इच्छाधारी संत हैं। एक मिनट, मैं ऑडियो ऑफ कर दूंगा। एक मिनट, आप पहले दूसरे चैनल का नाम, ठीक है, हम किसी एक न्यूज चैनल नहीं, हम उस पर डिस्कस नहीं करें। आप दूसरे चैनल नहीं, आप दूसरे चैनल की चर्चा, आप संतों की बात करें। मैं कह रहा हूं कि ऐसे संत पकड़े गए हैं, ऐसे संत रंगरेलियां मनाते हुए, ऐसे संत पे इल्जाम पहली बार नहीं लगे हैं। इसलिए संत होने का मतलब क्या सर्टिफिकेट है कि भगवा पहन लिया, सफेद चोला पहन लिया? लाखों संत हैं जो भूखे रहते हैं। बिल्कुल सही कर, बिल्कुल सही कर। मैंने देखा, मैंने देखा, आप देखते हैं, मैंने देखा है कुंभ में ऐसे बहुत सारे लाखों लोग हैं जो सन्यासी हैं, संत हैं। हम उनकी कदर करते हैं। उनको क्यों नहीं दिखाते हैं? उन्होंने बलात्कार का आरोप उन पर लगा। आप इसका मतलब कह रहे हैं कि आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। एफआईआर में पूरी साजिश उस लड़की ने बताया कि कैसे शिल्पा एक वार्डन थी, कैसे एक सेवादार था, कैसे उसको छिंदवाड़ा से ले जाया गया। अपराध सिद्ध अदालत को करने दीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि आसाराम पे इल्जाम लगा, चूंकि वो संत है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आसाराम चूंकि संत है इसलिए उन पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं आप। हम तो शुरू से कह रहे कार्रवाई उस पर होनी, जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे आदेश शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आसाराम को ऐसे प्रयोग करके पहले ही अपराधी, ये पूरी तरह से ये आपका मानना है। लोकतंत्र में आपको अपनी राय रखने का बिल्कुल, लेकिन आप जजमेंटल मत होइए। आप पहले ही फांसी पे मत लटकाइए। आप पहले ही आप उसको कि आसाराम ये है, आसाराम भगोड़ू है, आसाराम एक बाबाओं पे, आप सभी बाबाओं पे किया जाए। ऐसा है स्वामी, कोई बोलता है आश्रमों को सील कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल। अरे आश्रम 10-10 हजार करोड़ के आश्रम में कम समय में 4 पीठों की स्थापना नहीं की होती। ऐसा है जो पौराणिक काल की बात करेंगे। संत कुटिया में रहते थे, संत कुटिया में रहते थे, संत इस तरह से राजपाट सम्राट। आप एयर कंडीशन में रहो, संत आज भी धूप में जले, बारिश में। इसका मतलब जैसे बाकी लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस में करोड़पति। आप कहिए कि धर्म व्यवसाय है, आप कहिए धर्म व्यवसाय है, आप कहिए संत व्यवसाय, फिर इसका मतलब आप कहेंगे संत व्यवसाय है, आप कहेंगे संत व्यवसाय है। आसाराम बापू ने सैकड़ों विद्यालय खोले, उस पर आपने क्यों नहीं दिखाया? वो भी दिखाया, लड़कियों का, हजारों लड़कियों। लेकिन अभी उन पर इल्जाम लगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब किसी ने 50 गुरुकुल खोले, इसका मतलब उसको यह अधिकार नहीं है कि वो यौन उत्पीड़न का उस पर इल्जाम लगे, शिकार हो कोई लड़की और उस पर बात नहीं। आरोप किस पे नहीं लगता? जहां पे तो उस पर बात होनी चाहिए। चलिए आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। एक मिनट हम आपकी बात सुन रहे हैं, कोई जजमेंटल नहीं हो रहे। हम कह रहे हैं कानून से, हम कह रहे हैं सभी बाबाओं को, हम कह रहे हैं कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे आसाराम हो चाहे कोई। न्यूज चलाने के लिए भगवा चोले में होने का मतलब। हमारे साथ एक पूर्व जस्टिस हैं RS सोढी, हम आपके पास आएंगे। आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं, और आप इसको ये मत माने कि एक संत पर आरोप लगने का मतलब सारे संत ऐसे हैं, और आप ये भी मत माने टीवी में दे रहा है बाबाओं का, ये बाबाओं का, जिस संपत्ति की जांच होनी चाहिए, बाबाओं को तो इसमें क्या दिक्कत है? चलिए हम आपके पास आएंगे, उनको तो आपके पास हम आएंगे, आपके पास आएंगे। RS सोढी साहब पूर्व जस्टिस हमारे साथ मौजूद है। सोढी साहब से हम ये जानना चाहेंगे, सोढी साहब जिस तरह की धाराओं में उन्हें बुक किया गया है, क्या आपको लगता है, चूंकि हम अलग अलग कानून विदों से समझना चाह रहे हैं कि क्या गुंजाइश है उन्हें बेल मिलने की, या क्या उन्हें आगे भी जेल में अगले 13 दिनों तक रहना पड़ेगा, या क्या उन्हें आज अदालत बेल दे सकती है? सोढी साहब, RS सोढी साहब। देखिए, जहाँ तक बेल का सवाल है, अदालत बेल जरूर दे सकती है, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी तक सिर्फ एक कंप्लेंट है, उस पर FIR हुई है और इन्वेस्टिगेशन हुई है। इन्वेस्टिगेशन क्या फाइनल रिपोर्ट क्या है, वो अभी तक किसी को नहीं पता है। और इस पर फिर स्पेकुलेट करना कि जी क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये अभी जायज नहीं है, क्योंकि अभी तक तो वो ही इज ओनली एन अक्यूज्ड, और अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस जो पता नहीं ठीक है या गलत है, ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते। इस बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर है। जी, लेकिन हाँ, सोढी साहब हमारे साथ, सोढी साहब
सोडी साहब, आपने कहा, बहुत तरीके से सारी बातें बताई। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि ऐसे मामले में जब 376 में मामला दर्ज है, ऐसे मामले में जब दिल्ली गैंग रेप के बाद अदालतों का नजरिया भी बढ़ा है, कानून भी सख्त हुआ है, ऐसे समय में मैं तो सिर्फ गुंजाइश की बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि फैसला अदालत को करना है, हम इस पर बहुत ज्यादा आकलन नहीं कर सकते। मैं कानूनी नजरिए से भी सही समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप एक जस्टिस रहे हैं, कि कितनी गुंजाइश है। अगर मैं जज होता तो इस केस का, मैं अभी बेल नहीं देता। 2-3 रीजन है। एक है कि ये इन्फ्लुएंशियल आदमी है और इन्वेस्टिगेशन में भी बाधा डाल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी तक हमारे पास विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट कोई ऐसी बात नहीं है, तो जब तक विटनेस हमारा जिसने जो कहना कह ले, उसके बाद फिर बेल देखेंगे। आर एस सोडी साहब, मैं दर्शकों से परिचय करा दूं, हमारे साथ आर एस सोडी हैं, पूर्व जस्टिस। बहुत अहम बात उन्होंने कही है कि अगर वो जज होते तो बेल नहीं देते, क्योंकि विटनेस का प्रोटेक्शन भी जरूरी है, और जो विटनेस और विक्टिम है उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, खरीदने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आर एस सोडी साहब का यह कहना, जो पूर्व जज हैं, उनका यह कहना बहुत मायने रखता है कि अगर वो जज होते तो बेल नहीं देते। लेकिन फिर भी अदालत, जोधपुर अदालत को फैसला करना है और अदालत से तय होगा, कुछ दिन में पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे साथ अरविंद जैन साहब हैं, सीनियर एडवोकेट। सोडी साहब से वो कुछ बात करना चाहते हैं। आप कुछ सोडी साहब से पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं सोडी साहब से सिर्फ यही पूछना चाहता था कि अगर वो जज होते, जो उन्होंने खुद कह दिया है, और मुझे अब ये भी लगता है, एक चीज और सोडी साहब, इसी से जुड़ा हुआ, कानून में भी क्या विवेक के अधिकार की गुंजाइश होती है क्या? क्योंकि आपने बहुत अहम फैसले किए थे प्रियदर्शनी मट्टू केस में, जितना मुझे याद है लोअर कोर्ट में प्रियदर्शनी मट्टू का कातिल छूट गया था और आपने उसको कन्विक्ट किया था, मेरे ख्याल से फांसी दी थी। तो यहाँ विवेक का अधिकार है क्या इस 376 में भी? देखिए, बेल का अधिकार जो है वो किसी ऑफेंस में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सिर्फ कहा जाता है विवेक का अधिकार करो सर। विवेक अपने ढंग से, क्या उसको उस हालात को देखते हुए अपने विवेक से फैसला, बेल नहीं करो, विवेक वो कितना ग्रीवियस ऑफेंस है, किस तरीके का एविडेंस आ रहा है, किस तरीके का अक्यूज है, किस तरीके का विक्टिम है, ये सबको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब बेल पर डिसाइड किया जाता है, ये तो बहुत प्रीमेच्योर एरिया है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है जी। और बेल हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि बेल इज अ राइट एंड जेल एन एक्सेप्शन, और लेकिन ये एक्सेप्शन जो है ये कार्व आउट की गई है कि किन हालात में नहीं देनी चाहिए। और ये जो मैंने हालात आपको बताए हैं, इन हालातों में बेल नहीं मिलती। बहुत बड़ी बात। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सोडी साहब, नमस्ते। आप जज रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर जो न्यायालय की प्रक्रिया है, क्या वो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है या नहीं कर रही है? दूसरी बात यह है कि आप लोग क्या पूर्वाभाव से ग्रसित होकर कोई कार्य करते हैं या नहीं करते? यहाँ जुडिशियरी पर हम डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। सोडी साहब माफ करें, सवाल की इजाजत मैं ही नहीं देता हूं, क्योंकि डिबेट हम ये करने बैठे नहीं। लेकिन आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने ये कहा कि अगर आप जज होते तो बेल नहीं देते, क्योंकि मामला इतना संगीन है और जो विटनेस के प्रोटेक्शन की जरूरत है उसके हिसाब से बेल की गुंजाइश नहीं है, अभी जांच होना बाकी है। आर एस सोडी साहब, थैंक यू, आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए शुक्रिया। सोडी साहब जी, आप ये बात कर सकते हैं। कितनी बढ़िया से आपने उनको पकड़ लिया कि बेल नहीं देते, इस बात को मैंने पकड़ा नहीं, मैंने पकड़ा, उन्होंने कहा। और आप समझ लीजिए, आर एस सोडी बहुत मामूली आदमी नहीं है, हाईकोर्ट के जस्टिस रहे हैं। उनका परिचय यह है कि प्रियदर्शनी मट्टू कांड में लोअर कोर्ट ने जिसे बरी कर दिया था, उसे उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। हर निर्णय से देखिए कोई संतुष्ट होता है, मुझे पता है कि आसाराम के आप इतने पक्षधर हैं कि आसाराम पर कुछ लोग आप असंतुष्ट होंगे। वर्तमान में आप अंजुम जी, आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था कितनी गिरी हुई है और अनेक समस्याएं हैं पूरे देश। हम अभी संघ की बात कर रहे हैं और आसाराम पर बात हाईलाइट कर रहे हैं। आपको इससे तकलीफ है? आपको इससे तकलीफ है? ध्यान आकर्षित करने के लिए षड्यंत्र आप बाबाओं के खिलाफ करो, ताकि एकदम जो है दिशा
इसमें ISI की साजिश तो है, रॉ और IB वगैरह की भी साजिश है क्या? क्योंकि आसाराम ने तो सोनिया गांधी राहुल का नाम लिया कर रहे हैं, आप इस बात को हल्के करने का मैं प्रयास कर जानना रहे चाह हैं। रहा हूँ, CIA वगैरह तो नहीं शामिल है आप एक अच्छे वो है तो इसलिए आप घर घुमा सकते हैं। अब साधुओं को तो हर व्यक्ति ने बेवकूफ बनाया, हर व्यक्ति ने चला। और साधुओं ने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया? क्या बात कर, साधुओं ने इस देश में साधुओं ने कितना बेवकूफ बनाया? साधु हर व्यक्ति सता रहा है महाराज। अरे आप प्रभु, देश में साधुओं की इतनी बड़ी जमात संतों की है, जो सही साधु, एक मिनट, जो सही सबसे पहला प्रयोग, जो सही साधु है उनसे श्रद्धा होनी चाहिए। मैं रामदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, सही निर्बल बाबा है जिसको आप चलवाते क्योंकि इन्होंने रामदेव की बात की है, रामदेव की बात की है, रामदेव भी योग गुरु है। एक मिनट सुन ले, रामदेव योग गुरु हैं, भ्रष्टाचार के मामले पर बोलते हैं, चाल चरित्र चेहरा पर बहुत बोलते हैं, लेकिन पिछले 12-13 दिनों से रामदेव ने भी आसाराम के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। क्या ये एक समाज, संतों का समाज अगर होता है और उनमें से किसी संत पर ऐसे संगीन इल्जाम लगते हैं तो रामदेव की चुप्पी क्या कहती है? रामदेव से कल पूछा गया सवाल, उन्होंने जो कहा वो सुनिए और समझते हैं कि रामदेव की चुप्पी के मायने क्या है। बारे में बताऊंगा मैं आपको जी। बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। आसाराम की है तो रामदेव चुप क्यों है? जब आसाराम पर लगे इल्जाम की बात है तो रामदेव चुप क्यों है? जब आसाराम पर इतना संगीन इल्जाम लगा तो रामदेव ने निंदा क्यों नहीं की? रामदेव ने उनकी गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं की? रामदेव ने उनके खिलाफ कार्रवाई की क्यों नहीं बात की? हम सुनना चाहते थे रामदेव से कि उस पर क्या बोलते हैं, लेकिन जब उनसे कल पूछा गया तो उन्होंने कैसे सवाल को टालने की कोशिश की, आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। आसाराम पर FIR के 13 दिन बाद भी बाबा चुप। आसाराम की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद भी रामदेव चुप। आसाराम पर बाबा रामदेव खामोश क्यों? आसाराम पर 2 टूक क्यों नहीं बोलते रामदेव? देश के हर बड़े मुद्दे पर बेबाकी से बोलने वाले रामदेव चुप हैं। भारत के चरित्र निर्माण की बात करने वाले बाबा रामदेव आसाराम के चरित्र पर उठे सवाल पर खामोश हैं। आसाराम जेल के भीतर गए तो बाबा रामदेव 13 दिनों बाद मीडिया के सामने पहली बार नजर आए। जुबान की छोड़िए, योग गुरु की चुस्ती फुर्ती भी न जाने किस चिंता में गुम थी। योग गुरु सवालों पर किसी सियासी नेता की तरह बयानबाजी करते दिखे। इसकी जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बाबा रामदेव को आसाराम पर FIR के 13 दिनों बाद भी कुछ कहने में संकोच हो रहा था। गिरफ्तारी के 2 दिनों बाद और जेल जाने के बाद भी बाबा रामदेव को कुछ भी कहना जल्दबाजी लग रही थी। आखिर कब तक खामोश रहेंगे बाबा रामदेव? काले धन पर सरकार को कोसने वाले रामदेव के शब्द बेहद नपे तुले थे और करीने से काट छाट कर तैयार किए हुए। सुनिए। 1-2 व्यक्तियों के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगने से वो बदनाम नहीं हो सकती। अपने पूर्वजों का पुण्य जरूर उससे कुछ क्षणों के लिए उस पर छींटे लगते हैं, लेकिन उनकी पुण्य इतनी ऊंची है कि उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। न तो 2 टूक जवाब और न ही एक बार भी आसाराम का नाम। पत्रकारों के सीधे सवालों पर बाबा रामदेव घुमा फिरा कर जवाब देते रहे। बाबा रामदेव आसाराम पर आक्रामक बयान देने के बजाय संतों का बचाव करते नजर आए। स्वभाव और तेवर के मुताबिक बाबा रामदेव उम्मीदों से उलट खुद संतों की तरफ से सफाई भी देते नजर आए। शास्त्र में लिखा है, माता सस्रा दुहिता व न विभक्ता से नो कभी बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समापि कर। माँ हो
बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। किसी भी मुद्दे पर तल्ख तेवर में बोलने वाले बाबा रामदेव आसाराम के मुद्दे पर बदले बदले नजर आ रहे हैं। इंसाफ, युवा शक्ति और देश के चरित्र की बात करने वाले बाबा रामदेव ने न तो आसाराम के चरित्र पर कुछ कहा और न ही नाबालिग लड़की के लिए इंसाफ की मांग की। ये सारी सृष्टि स्वयं में मर्यादित अनुशासित है। मनुष्य को यदि ज्ञान न मिले तो उससे बड़ा कोई हैवान और शैतान नहीं हो सकता। जिसे ज्ञान नहीं उसे हैवान बताकर बेबाक रहने वाले बाबा रामदेव ने आसाराम का नाम नहीं लिया। बाबा रामदेव पर आसाराम की वजह से संतों पर लग रहे दाग की फिक्र ज्यादा हावी रही। सवाल है कि बाबा रामदेव क्या केवल देश के सियासी मुद्दों पर वार करते हैं? सवाल ये भी है कि जब आरोपों के घेरे में कोई संत आया तो बाबा रामदेव की जुबान सियासी अंदाज में क्यों चलने लगी? पंकज कौशिक, हरिद्वार, न्यूज़ 24। खास रिपोर्ट। बाबा रामदेव ने पिछले 13 दिनों से आसाराम के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। वो बाबा रामदेव जो बहुत वाचाल हैं, बहुत बोलते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं और जब भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आरोपों की बात है तो जरूर बोलते हैं। लेकिन इस बार आरोप एक संत पर लगा है जिनके करोड़ों भक्त हैं, इसलिए रामदेव की चुप्पी भी कुछ कहती है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे इन चुप्पी के क्या मायने हैं और साथ में ये भी कि जोधपुर में अगले 20 से 25 मिनट के बीच जब सुनवाई होगी आसाराम की जमानत पर तो वहां क्या होगा। देश की नजर, उनके समर्थकों की नजर लगी है। क्या आसाराम को जमानत मिलेगी या आसाराम को आगे 13 दिन जेल में गुजारने होंगे? हमारी नजर होगी इस खबर पर ब्रेक के बाद। और हमारे साथ कुछ एडवोकेट भी हैं। संतोष त्रिपाठी हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनसे भी समझेंगे। स्टूडियो में अरविंद जैन है। इसके पहले हमने जस्टिस सोडी से भी बात की। अलग अलग कानून के जानकारों की अलग अलग राय भी बताएंगे।